Hi, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod, Chhattisgarh. This lecture is prepared for MSc second semester Computer Science, subject RDBMS, SQL Programming with SQL. This is a practical lecture and this is a fifth lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने अभी प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था फोर्थ लेक्चर, जिसमें हमने कुछ फंक्शंस के बारे में हमने देखा था और किस प्रकार से उन फंक्शनों का यूज़ हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में किया। इस लेक्चर में, अभी के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे सम, ग्रुप बाई, जो क्लास है, हैविंग क्लास है, डिस्टिंक्ट क्लास है, नेस्टेड क्वेरीज है। इनको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे जो माई एसक्यूएल है उसमें हम भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसको कि किस प्रकार से हम कैसे क्वेश्चंस है, जैसे हमारा टास्क है, उस टास्क के अकॉर्डिंग हमको किस प्रकार से हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारा फोर्थ लेक्चर तक को बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। फोर्थ लेक्चर को करने के बाद ही आपको ये फिफ्थ लेक्चर आपको करना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, और ग्रुपिंग करने वाले हैं अलग अलग कॉलम्स के बेस पे। ग्रुपिंग करने के बाद उसमें हैविंग क्लास भी हम लगाएंगे, दैट इज़ अ कंडीशन फॉर ग्रुपिंग क्लासेस। इस तरीके से ये जो टॉपिक है, जो फिफ्थ लेक्चर्स है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एसक्यूएल स्टेटमेंट हैं थोड़े से लंबे हो जाएंगे। क्योंकि टास्क का काम करना हमारा छोटा रहेगा, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत सारे टेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा और उन टेबल्स के इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव करने के लिए हमको मल्टीपल कंडीशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला टास्क हमारा क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर आ रहा है प्रिंट द डिस्क्रिप्शंस एंड टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पर आपको दो टेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं जो प्रिंट करना है, द डिस्क्रिप्शन हमारा प्रोडक्ट मास्टर में मिलेगा, और टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो है हमारा कहाँ मिलेगा, सेल्स ऑर्डर टेबल में मिलेगा। टोटल क्वांटिटी सोल्ड कहाँ मिलेगा, सेल्स ऑर्डर्स डिटेल्स टेबल में, क्योंकि वहाँ डिटेल्स है, वहीं पर ही हमको टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड है वो दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अब ध्यान रखना है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, दो टेबल्स हैं, उन दो टेबल्स को हमको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद हमारा कंडीशन भी हमको देखना है। कंडीशंस क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हमको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट नंबर के साथ हमको सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में भी प्रोडक्ट नंबर होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट मास्टर की जो प्रोडक्ट नंबर है वो सेल्स ऑर्डर की प्रोडक्ट नंबर के साथ मैच करने चाहिए। तो हमने एक कंडीशंस ये लिखा है कि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का प्रोडक्ट नंबर और प्रोडक्ट मास्टर के प्रोडक्ट नंबर इक्वल होनी चाहिए। चूँकि वहाँ पर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ग्रुप किया डिस्क्रिप्शंस के बेस पे। और चूँकि डिस्क्रिप्शंस के बेस पे हम ग्रुप करेंगे तो एक साथ एक प्रोडक्ट जो होगा एक साथ ग्रुपिंग में आ जाएगा, और उसी प्रोडक्ट का हमने क्या किया है यहाँ पर, वहाँ पर जो क्वांटिटी डिस्प्ले जो दिखा रहा है, जो सोल्ड क्वांटिटीज़ है, उसका हमने सम किया। तो इस प्रकार से हमको दो टेबल से, पहले टेबल से हमने डिस्क्रिप्शंस को लिया, दूसरा टेबल से हमने सम यूज़ किया QTI डिस्प्ले को। चूँकि दो सम यूज़ लगा रहे हैं इसलिए हमको इस ग्रुपिंग करना जरूरी है। ग्रुपिंग किसको के बेस पे हमको करना है, डिस्क्रिप्शन के बेस पे करना है। तो इस प्रकार से इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को यदि हम लिखते हैं तो लिखने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो टी शर्ट 19 है, पुल ओवर 2 है, ड्रीम शर्ट 1 है, डेनिम का शर्ट 6 है, कॉटन जीन्स 1 है, लाइक्रा टॉप्स 3 है, ट्राउज़र 3 है। तो इस प्रकार से इसको हम जब एक्सिक्यूट करेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा एक्सप्रेशंस होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा माई एसक्यूएल में और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम एक्सिक्यूट करते हैं।
तो हम यहाँ पर अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच में पहुँच गए हैं। वहाँ पर हमने टाइप भी कर लिया, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन सम क्यूटीआई डिस्प्ले फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर कॉमा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, और कंडीशंस हमने दे दिया वेयर प्रोडक्ट मास्टर का प्रोडक्ट नंबर जो होगा वो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए प्रोडक्ट मास्टर का प्रोडक्ट नंबर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का प्रोडक्ट नंबर हमने इसी बेस पे हमने ज्वाइन किया है दोनों टेबल्स को, और उस दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद हमने डिस्क्रिप्शंस और जो सम हमने करना था, इसलिए सम करने के लिए हमने ग्रुप बाय किया है डिस्क्रिप्शंस के बेस पे, क्योंकि एक साथ एक प्रोडक्ट आएगा तब हम सम करेंगे तो एक साथ एक प्रोडक्ट का सम इस तरीके से मिलेगा। तो अब इसको हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं। एक्सिक्यूट करने के लिए हमने प्रेस किया तो हमारा ये रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये रिजल्ट इस तरीके से जब वहाँ पर हमने आउटपुट बताया था वही आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो एक बार और आप इसको एक्सिक्यूट करके देख लीजिए, हमको रिजल्ट ये वही मिलेगा जो हमने दिया है। तो इस प्रकार से हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट को इस तरीके से अब हम जो देखने वाले हैं वो मल्टीपल्स टेबल्स के साथ साथ हमको नेस्टेड क्वेरीज भी होगा, तो वो भी हमको यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसका प्रिंट डिस्क्रिप्शन एंड टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर इस प्रोडक्ट हमने देखा कि किस प्रकार से हमने इसको माई एसक्यूएल में हमने टाइप किया और हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखा। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। अब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। तो अब हमको क्या क्या काम करना है, यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रोडक्ट है उसका सोल्ड हमको निकालना है। वैल्यू क्या क्या निकालना है, सेलेक्ट ऑर्डर डिटेल्स प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन और सम प्रोडक्ट रेट, मतलब वैल्यू कितने हर प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू हमने सोल्ड किया, कितनी वैल्यूज की कितने रुपए का हमने सोल्ड किया। तो क्वांटिटी डिस्प्ले ये दिखाएगा टोटल प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट रेट जो है वो दिखाएगा कि एक प्रोडक्ट का रेट क्या है। तो इस प्रकार से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। क्या वैल्यू मिल जाएगा, ईच प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा, कितने रुपए का हमने बेच रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज हम वही करेंगे, प्रोडक्ट नंबर के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइंट करेंगे किसके बीच में, प्रोडक्ट मास्टर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। और यहाँ पर ग्रुप हम करेंगे प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शंस के बेस पे, या डिस्क्रिप्शन के बेस पे आप बोल सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर क्योंकि दोनों फील्ड को हमने ले रहे हैं तो हमारा जो ग्रुपिंग किसके बेस पे होगा, क्योंकि ईच प्रोडक्ट एक ही बार आना है, इसलिए हमने इसको क्या किया, ग्रुप बाई हमने किया। तो चलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए हम चलते हैं वहाँ पर माई एसक्यूएल में, और किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ बड़ा नहीं है। हमको तीन चीज़ को दिखना है, प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शंस और सम किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी डिस्प्ले एंड प्रोडक्ट रेट। और चूंकि दो टेबल है तो दो टेबल का कंडीशंस हमको लिखना है और ग्रुप बाई करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आउटपुट इस तरीके से इसका दिखाएगा, प्रोडक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से इसका आउटपुट दिखाएगा। हर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी, चूंकि हमने यहाँ पर फार्मूला को ही लिख दिया है, नया कॉलम नेम नहीं किया, तो एज इट इज वही आएगा जो क्वांटिटी डिस्प्ले वहाँ पर दिख रहा था, और उसका जो रेट है उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ये दिखाएगा। तो इसको हम देखते हैं आपके किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे। यही आउटपुट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल में। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है, सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स प्रोडक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, ये जो दिख रहा है आपका ये फार्मूला है जिसको हमको वैल्यू निकालना था। दोनों टेबल को यूज़ किया, वेयर क्लास हमने दोनों प्रोडक्ट नंबर को हमने कंबाइन किया, ज्वाइन किया और ग्रुप किया। इसको हम एक्सिक्यूट जैसे ही करेंगे हमको इस तरीके से आपको वो आउटपुट दिख गया जो आउटपुट पहले आपको दिख रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो टास्क का बहुत छोटा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लंबे चौड़े एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। तो ये बेनिफिट्स है एसक्यूएल स्टेटमेंट का कि हम एक ही लाइन में हमारा जो टास्क को हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आउटपुट हमने फाइंड किया। यहाँ पर हमने दो चीज़ पे ग्रुप किया, दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्रुप बाय सिर्फ आप सेल्स ऑर्डर डिटेल्स प्रोडक्ट नंबर का ही कर सकते हैं, या ओनली डिस्क्रिप्शन का भी आप कर सकते हैं, तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा। दोनों के ग्रुपिंग, क्योंकि दोनों का मतलब वही है कि हर प्रोडक्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन एक ही होगा। एक ही प्रोडक्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन दो नहीं हो सकते, तो आप दोनों में से किसी एक पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। भले ही हमने यहाँ पर दोनों के बारे में लिख चुके हैं, लिख दिए हैं, तो आप दोनों में से कोई एक पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा उसको चेंज करके आप देख लीजिए कि इसको करने से क्या होता है, सिर्फ इसको करने से क्या आता है, वही आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट दिखा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं एवरेज क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच क्लाइंट। देखो हर क्लाइंट्स का हैज अ मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू 15,000, मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू 15,000। मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज क्वांटिटी सोल्ड। तो सबसे पहले ये डिफाइन आप कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टेबल की जरूरत पड़ रही है। क्लाइंट निकालना है इस क्लाइंट का, इसका मतलब आपका क्लाइंट मास्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, एवरेज सोल्ड की बात कर रहे हैं टोटल, तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। चूंकि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में डिटेल्स है, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर की भी जरूरत पड़ेगी कि किस क्वांटिटी का कितने बार यूज़ किया गया है। और वहीं सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की जो क्वांटिटी एवरेज जो QTY डिस्प्ले है, जिसका एवरेज निकालना है, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टेबल का यूज़ किया गया है। तो पहले हम किसके किसके बेस पे हम ऐड करेंगे। देखिए वेयर क्लास को थोड़ा सा स्पेसिफाई हम कर देते हैं कि क्लाइंट नंबर जो है क्लाइंट मास्टर में होगा, और क्लाइंट नंबर जो होगा कहाँ पर मिलेगा, हमारा सेल्स ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर में। तो सेल्स ऑर्डर की जो क्लाइंट नंबर होगा, वो क्लाइंट मास्टर के क्लाइंट नंबर से हम पहले ज्वाइन करेंगे, तभी तो हमको इस एक ही क्लाइंट के बारे में हमको पता चलेगा। जैसे ही क्लाइंट नंबर, सेल्स ऑर्डर का क्लाइंट नंबर हमको पता चल जाएगा, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तब हमको सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में जो ऑर्डर नंबर है, वो ऑर्डर डिटेल्स टेबल्स जो है, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल्स है, उसके ऑर्डर नंबर के साथ हमको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमको 3 टेबल है, इसलिए 2 ज्वाइन करना पड़ेगा। 3 टेबल है, तो पहले क्लाइंट मास्टर और सेल्स ऑर्डर के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और सेल्स ऑर्डर को ज्वाइन करेंगे ऑर्डर नंबर के बेस पे। तो इस प्रकार से दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम ग्रुप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको ईच क्लाइंट की बात कर रहे हैं, तो पहले क्लाइंट नंबर का ग्रुपिंग होना जरूरी है, तभी हर क्लाइंट्स का हमको मिलेगा। और ईच क्लाइंट का जो कंडीशंस यहाँ पर दिख रहा है कि मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू, तो यहाँ पर ग्रुप, जब चूंकि हम क्लाइंट नंबर के बेस पे हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमारा हैविंग क्लास आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमको देना है 15,000 से एबव। मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू, जो भी ऑर्डर वैल्यू होगा वो 15,000 से एबव की को हमको देखना है। तो इस क्वेरीज को समझे हैं, और इस क्वेरी को समझने के बाद, इस टास्क को समझने के बाद हमने जो क्वेरीज लिखे हैं, वो हमारा फाइनल क्वेरीज क्या हुआ, फाइनल क्वेरीज हुआ सेलेक्ट क्लाइंट मास्टर से क्लाइंट नंबर, तो सेलेक्ट क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर डॉट क्लाइंट नंबर, कॉमन नेम, कॉमा AVG QTY डिस्प्ले, एवरेज क्वांटिटी डिस्प्ले जो हो रहा है कहाँ से। यहाँ पर आप ध्यान देखें, क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर डॉट क्लाइंट नंबर इसलिए लिखें क्योंकि क्लाइंट नंबर दोनों टेबल में है, ऑर्डर नंबर में भी है, तो हम यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्लाइंट नंबर कौन से टेबल वाले को ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर। अब आप देखते हैं यहाँ पर दोनों तीनों टेबल को हमने लिख दिया फ्रॉम करके। तीनों टेबल को लिखने के बाद हमने फिर वेयर क्लास में हमने तीनों टेबल को जोड़ दिए एंड ऑपरेटर लगा के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जोड़ना इसके साथ है, दूसरा हमने इसके साथ दूसरे टेबल को जोड़ा, और ग्रुप हमने किया है क्लाइंट नंबर और नेम के बेस पे। चूँकि नेम और क्लाइंट नंबर कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्लाइंट नंबर, जो भी क्लाइंट नंबर होगा उसका नाम वही होगा, तो इसको आप ग्रुप बाय में आप चाहें तो इसको खास सिर्फ क्लाइंट नंबर ही लिख सकते हैं।
और कंडीशन हैविंग लगाना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप कर रहे हैं तो हमारा हैविंग कंडीशंस लगेगा, और वो है मैक्सिमम ऑर्डर नंबर, जो लेवल है, वैल्यू जो है ऑर्डर, जो क्वांटिटी ऑर्डर जो किया है उसका प्रोडक्ट रेट जो होगा उसके साथ हमने उसके ग्रेटर देन सिंबल अपन 15,000 हमने यूज़ किया है। तो चलिए इस SQL स्टेटमेंट को भी हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटपुट निकला। तो पहले हम यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं। तो ये आउटपुट आपको दिखेगा इस प्रकार से, दो ही क्लाइंट नंबर दिख रहा है जिसका ऑर्डर 15,000 से ऊपर है, और वो है कौन कौन सा, LK गवेल क्लाइंट नंबर C4x01 और C4x03 छाया जो 45,000 का है। तो इस प्रकार से ये आउटपुट आपको दिख रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं और ये आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमारा SQL स्टेटमेंट में। तो हम चलते हैं MySQL स्क्रीन पे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सेलेक्ट स्टेटमेंट क्लाइंट मास्टर डॉट क्लाइंट नंबर नेम एवरेज डिस्प्ले क्वांटिटी डिस्प्ले, जिसको हमको एवरेज निकालना था, और कंडीशन हमने लगा दिया, और यहाँ पर तीनों टेबल्स को हमने लिख दिया, और कंडीशंस जो ज्वाइनिंग हमने किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टेबल, इसलिए 2 कंडीशंस लग रहा है। पहला टेबल क्लाइंट मास्टर और सेल्स ऑर्डर के साथ जोड़े हैं क्लाइंट नंबर के बेस पे, और दूसरे टेबल को सेल्स ऑर्डर नंबर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में। तो इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये आपको देखा एक्सिक्यूट करने के बाद 2 हमको मिला, क्लाइंट नंबर C4x01 और क्लाइंट नंबर C4x03 जो LK गवेल छाए हैं। ये आपका अमाउंट दिख रहा है, और इस अमाउंट 15,000 से दोनों अमाउंट्स बड़े हैं। तो इस प्रकार से हम SQL स्टेटमेंट को MySQL वर्कबेंच में हमने एक्सिक्यूट करके देख लिया। नेक्स्ट हम आगे कमांड्स देखते हैं कि आज के टास्क का और उसके लिए क्या कमांड्स होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड आउट द सम टोटल ऑफ ऑल बिल्ड ऑर्डर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी महीने में जितने बिल्ड हुए हैं, बिल्ड ऑर्डर है, उनकी टोटल निकालना है उस पर्टिकुलर ऑर्डर का। कितने ऑर्डर्स जो हैं जो फरवरी मंथ में आए हैं और वो बिल्ड हैं, मतलब जो बिल्ड हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करते हैं इसको। देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि हमको कौन कौन से टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको 2 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बिल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और टोटल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल को यूज़ करेंगे, सेल्स ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की। दोनों टेबल में ऑर्डर नंबर के बेस पे हम ज्वाइन करेंगे दोनों टेबल को, चूँकि 2 टेबल्स है तो दोनों टेबल्स को हम ऑर्डर नंबर के बेस पे ज्वाइन करेंगे। तो हमने सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और सेल्स ऑर्डर को हमने ऑर्डर नंबर के बेस पे हमने क्या किया, ज्वाइन किया। और दूसरा कंडीशंस क्या होगा, बिल्ड की बात कर रहे हैं तो बिल्ड यस नो हमारा है, वो यस करेंगे, बिल्ड है कि नहीं। तीसरा कंडीशंस की बात कर रहा है फरवरी मंथ की, तो हमको नेक्स्ट कंडीशंस हमको लगानी है फरवरी। तो ये हमने लिया 2 अंडरस्कोर करेक्टर ऑर्डर डेट कॉमा मंथ फरवरी। तो ये आ गया। देखिए 2 कंडीशंस हमारे बिल्ड की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन आ जाएगा बिल्ड यस और नो, दूसरा कंडीशन आ गया फरवरी। तो ये 2 कंडीशंस लगेंगे ही। तीसरा कंडीशन पे हमने दोनों टेबल को ज्वाइन किया है। तो इस प्रकार से टोटल 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन में ज्वाइन करना है दोनों टेबल को, दूसरा कंडीशन में बिल्ड है कि नहीं, यस। अब बिल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमको बिल्ड यस करके देखना है, और मंथ की बात कर रहे हैं तो फरवरी मंथ के लिए हमको कंडीशंस देना है। तो इस प्रकार से 3 कंडीशंस हुए वेयर क्लास में। ग्रुपिंग किया जाएगा इसको ऑर्डर नंबर के बेस पे, क्योंकि फाइंड आउट द सम टोटल ऑफ ऑल द बिल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर, हर ऑर्डर का, बिल्ड ऑर्डर का टोटल सम देखना है कितना हुआ है फरवरी मंथ में। तो इसलिए हमको इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्डर नंबर हो सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के। क्लियर। तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर नंबर के बेस पे हमने उसको ग्रुप कर दिया कि बहुत डिटेल्स है तो डिटेल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, हर महीने, एक महीने में बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे SQL स्टेटमेंट्स के अंतर्गत, और देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटपुट मिलता है। चूँकि हमने ये स्टेटमेंट हमने ऑरेकल से रिलेटेड है, ऑरेकल में इम्प्लीमेंट्स किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका एक
ग्रुप दिख रहा है जो टू कैरेक्टर, जिसको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, इसके बदले आप यूज़ करेंगे डेट फॉर्मेट का। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में इस तरीके से यूज़ करेंगे, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं अभी नीचे वाले माई एसक्यूएल में जो इम्प्लीमेंट करना है। इसी में सिर्फ यहीं पर अंतर है, बाकी की सारे सेम रहेगा। चूँकि माई एसक्यूएल में इस तरीके से नहीं होता है, उसके जगह पर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट यूज़ होता है, तो हम इसको बस बदल देंगे यहाँ इम्प्लीमेंट करते समय। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके इम्प्लीमेंट करने के पहले इसमें जो आउटपुट है उसको हम देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आउटपुट इस तरीके से आएगा, ऑर्डर नंबर 1 है, एक ऑर्डर नंबर पे टोटल सम क्वांटिटी इतना है। जो बिल्ड है, ये बिल्ड की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं इसको हमारे माई एसक्यूएल में। तो हमने इम्प्लीमेंट्स कर लिया। देखिए इसको हम फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, मतलब ऑर्डर नंबर दोनों में है इसलिए हमने एक सेल्स ऑर्डर लिया। सम हमको करना था तो सम ने हमने 2 फील्ड हमने लिया। और तो ऑर्डर नंबर दिखाएगा, टोटल क्वांटिटी दिखाएगा, दोनों टेबल को हमने यूज़ किया है। दोनों कंडीशंस हमने दिया, पहला कंडीशंस है ऑर्डर नंबर के बेस पे, दूसरा कंडीशन है बिल्ड यस, तीसरा है डेट, फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं, और ग्रुप बाय हमने किया सेल्स ऑर्डर को। तो इस प्रकार से हमने यूज़ किया है। और अब आप देखेंगे इसको कि इसको रन हम करते हैं तो किस प्रकार से रन होगा। तो रन करते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा ये सिंगल कोट का प्रॉब्लम है, सिंगल कोट को हम इस प्रकार से चेंज करें। ध्यान रखना आप जब लिखते समय सिंगल कोट सही होनी चाहिए। यहाँ पर भी बिल्ड माइन यस दिख रहा है, यहाँ पर भी हम सिंगल कोट को सही कर लेते हैं। ये हो गया अब सही। अब हम इसको रन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से हमारा ऑर्डर नंबर दिखाया, टोटल क्वांटिटी इस प्रकार से ये बिल्ड है। बिल्ड की हम बात किए इस प्रकार। और यदि हम टोटल की बात करते हैं तो बिल्ड को हटा दो तो आपको ये भी पता चल जाएगा। जैसे हम इसको मान लो हटा देते हैं, ये मान लीजिए हमने हटा दिया। हटाने के बाद हम इसको देखते हैं तो क्या क्या दिखाएगा। तो अभी कोई सारे बिल्ड क्वांटिटीज़ है, तो इसलिए एक ही आउटपुट आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड आउट द प्रोडक्ट विच हैव बीन सोल्ड टू एल.के. गवेल। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको फाइंड निकालना है प्रोडक्ट्स जो एल.के. गवेल के द्वारा सोल्ड किया गया है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर इसमें एक सिंपल क्वेश्चंस के लिए इतनी बड़ी हमने क्वेरीज लिखा है। तो क्वेरीज इतनी बड़ी लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन से टेबल की ज़रूरत पड़ रहा है। क्वेश्चंस में लिखा गया है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट विच हैज बीन सोल्ड टू एल.के. गवेल। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें तो पहले ही आपको डिफाइन कर दिया गया। कौन कौन सा 3 चीज़? सबसे पहले बात करता है एल.के. गवेल की, जो कि क्लाइंट मास्टर में मिलेगा। ठीक है, तो एक टेबल की जरूरत पड़ेगी क्लाइंट मास्टर की। दूसरी बात बोलता है कि प्रोडक्ट की बात करता है, तो ये प्रोडक्ट मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात करता है सोल्ड की, तो अब सोल्ड के लिए हमारा सेल्स ऑर्डर है और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स है। तो सेल्स ऑर्डर की बात हम करते हैं और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की बात करते हैं, तो हमको टोटल की बात कर रहे हैं तो दोनों टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसको एक्सिक्यूट करने के लिए 3 तो आपको सामने दिख रहा है, चौथा टेबल जो बात कर रहे हैं हम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की, तो चौथा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगी टोटल सोल्ड क्वांटिटीज कितनी है। तो आप यहाँ पर आप देखें, अब हम थोड़ा सा इस तीनों टेबल में से हमको क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। तो पहला चीज़ हमको क्या देखना था, प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन। 2 ही चीज़ हमको देखना है कि प्रोडक्ट नंबर कौन सा प्रोडक्ट है जो एल.के. गवेल के द्वारा सोल्ड किया गया है। तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में जो प्रोडक्ट नंबर है
और डिस्क्रिप्शन जो हमारा प्रोडक्ट नंबर में मिलेगा। चूंकि प्रोडक्ट नंबर दोनों सेल्स ऑर्डर में भी है और सेल्स ऑर्डर डिटेल में, इसलिए हमने सेल्स ऑर्डर का ले सकते हैं या सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का भी ले सकते हैं। स्पेसिफाई करना है प्रोडक्ट नंबर को, और प्रोडक्ट मास्टर में भी प्रोडक्ट नंबर होगा। तो जो प्रोडक्ट नंबर हमको चाहिए वो प्रोडक्ट नंबर हम यहाँ पर, इसीलिए हमने टेबल का नाम लिख दिया। अब कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, सेल्स ऑर्डर्स, प्रोडक्ट मास्टर, क्लाइंट मास्टर, ये चारों टेबल की जरूरत पड़ी है, चारों टेबल को हमने यूज़ किया। अब इन चारों टेबल को हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 4 टेबल है, इसलिए 3 ज्वाइन तो तीनों टेबल के लिए हो जाएगा। तो 3 ज्वाइन कैसे होगा, देखो प्रोडक्ट मास्टर जो है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स से प्रोडक्ट नंबर के बेस पे हमने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट नंबर दोनों में है तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट मास्टर्स। दूसरा सेल्स ऑर्डर नंबर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, ये सेल्स टेबल ज्वाइन हुआ। तीसरा हमने ज्वाइनिंग किया क्लाइंट मास्टर से और सेल्स ऑर्डर क्लाइंट नंबर से, ये 3 जो हम बात कर रहे हैं। और चौथा की बात कर रहे हैं, जो एल की गविल की बात कर रहे हैं, वो क्लाइंट मास्टर से हमने ये कंडीशंस निकाला। मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि 3 टेबल को हमने 3 कंडीशंस से हमने जोड़ा, 1 2 3, ये दिख रहा है आपका पहला कंडीशंस, ये पहला कंडीशंस है, ये दूसरा कंडीशंस है, ये तीसरा कंडीशंस है, तीनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, और ये चौथा कंडीशंस है जो कि एल के गवेल को ज्वाइंट किया है। क्यों, ये फाइनल कंडीशन है, क्योंकि इसी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, डिस्क्रिप्शन चाहिए था। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट में। इतने बड़े लंबे चौड़े हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट को, थोड़ा लिखते समय सावधानी आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम पहुँचते हैं हमारे माई एसक्यूएल में। तो हमने लिख दिया है उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को। एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या लिखा, सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट नंबर कॉमा डिस्क्रिप्शन, 2 वैल्यू हमको चाहिए था। कहाँ से, सेलेक्ट ऑर्डर डिटेल्स, सेल्स ऑर्डर, प्रोडक्ट मास्टर, क्लाइंट मास्टर। 3 कंडीशंस हमने बताया था जोड़ने के लिए, ये हमने जोड़ा प्रोडक्ट नंबर, ये हमने जोड़ा ऑर्डर नंबर के बेस पे, और हमने क्लाइंट और क्लाइंट नंबर के बेस पे हम सेल्स ऑर्डर को जोड़ा। और ये हमारा फाइनल कंडीशन है, कौन सा, ये क्लाइंट मास्टर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंड ऑपरेटर हमने लगाया है, 4 कंडीशन है इसलिए 3 एंड लगाए हैं। अब हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आपको दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या दिखा, प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन। तो एल के गवेल के द्वारा इतनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्ड किया गया है। कौन कौन सा, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 7885, प्रोडक्ट नंबर, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स जो है वो एल के गवेल के द्वारा सोल्ड आउट किया गया है। और इसी में हम एल के गवेल के बदले नेम छाया की बात करते हैं। देखो तो छाया की बात करते हैं, तो छाया ने कितने प्रोडक्ट को सेल किया, तो हम छाया का नाम हम लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट, ये छाया का आउटपुट है। दूसरा, यदि हम हमारा नाम है अश्विन, अश्विन के लिखते हैं, अश्विन के द्वारा कितने प्रोडक्ट खरीदा गया है, सोल्ड किया गया है, तो अश्विन के नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब उसने अभी तक कोई सोल्ड नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था एल के गवेल से कितने सोल्ड किया गया है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होगा।
तो हमने यहाँ पर अपना एसक्यूएल स्टेटमेंट नोट कर लिए हैं। नोट करने के बाद अब यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको एक्सिक्यूट करके आप देखते हैं, तो एक्सिक्यूट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसका आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट एक बार फिर से एक्सिक्यूट कर लेते हैं। ये आउटपुट आपको दिख गया, हर प्रोडक्ट एक ही बार दिख रहा है। तो इतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हुआ है। और यदि हम यहाँ पर डिस्टेंस को हटा देते हैं, देखिए आपको हो सकता है कई प्रोडक्ट्स जो होंगे कई बार आया होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, यहाँ पर भी आ गया प्रोडक्ट नंबर 1। तो ये रिपीटेशंस हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट को एक ही बार हमको देखना है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्टेंस लगाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि रिपीटेशंस नहीं होगा, वो एक बार आ गया तो दोबारा उसको नहीं करेगा। देखिए यहाँ रिपीटेशन बहुत सारा हो गया, हर प्रोडक्ट रिपीटेशन हो गया, इसीलिए हमने डिस्टेंस लगाया है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये एक बार में एक ही प्रोडक्ट आया। तो इस प्रकार से हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में चेक कर लिया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है और डिस्टेंस नहीं लगाने से भी क्या होता है। ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इसका आउटपुट हमने यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसका आउटपुट जो हमने वहाँ पर देखा, यही आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट में किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं और उसको किस प्रकार से हम हमारे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में हम लिखते हैं या ऑरेकल में हम लिखेंगे तो कैसा उसका आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड देयर क्वांटिटीज। दो चीजें हमको निकालना है, प्रोडक्ट और उसके क्वांटिटीज फॉर द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट नंबर C4x01 और C4x02। ये दो क्लाइंट्स हैं। इन दोनों क्लाइंट्स की बारे में हमको जानकारी चाहिए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट्स और उसकी क्वांटिटीज हैं जो इनने ऑर्डर प्लेस्ड किया है। तो अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं कि हमको फिर से स्पेसिफाई करना है क्वेश्चन से। देखो क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला टेबल तो हो गया। इस क्लाइंट की बात करते हैं तो क्लाइंट मास्टर तो होना ही है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मास्टर तो होना ही है। अब रही बात ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कहां पर मिलेगा, सेल्स ऑर्डर में मिलेगा। और उसकी क्वांटिटीज की बात करते हैं तो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। तो कुल मिला के हमारे पास 4 टेबल की हम बात करते हैं कि एक क्लाइंट मास्टर की बात करेंगे, प्रोडक्ट मास्टर की बात करेंगे, ऑर्डर डिटेल्स की बात करेंगे, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स की और सेल्स ऑर्डर की बात। इन चारों टेबल्स को पहले ज्वाइन करेंगे। तो इन चारों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए 3 ऑपरेटर, 3 एंड लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक और एंड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंड हमने लगाया जोड़ने के लिए। और इनको ऐड करने के लिए कौन कौन से टेबल को हमने ऐड किया, देखिए सेल्स ऑर्डर पहले हमारा आ गया, सेल्स ऑर्डर दूसरा आ गया, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स तीसरा आ गया, प्रोडक्ट मास्टर और चौथा हो गया क्लाइंट मास्टर। क्लाइंट मास्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि क्लाइंट नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्लाइंट मास्टर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, यहां पर समझ में आ गया होगा। अब हमारा कंडीशंस को हम देखते हैं। ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर डिटेल्स से हमने ऑर्डर नंबर के बेस पे ज्वाइन किया। प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट मास्टर्स के साथ हमने ज्वाइन किया, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट मास्टर से प्रोडक्ट का ज्वाइन हमने किया। सेल्स ऑर्डर का जो क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट मास्टर के क्लाइंट नंबर से हमने ज्वाइन किया। इस प्रकार से हमने ज्वाइन किया तीनों टेबल्स को, चारों टेबल को 3 एंड ऑपरेटर्स लगा के हमने ज्वाइन किया। अब हम देखते हैं यहां पर एक टेबल ज्वाइंट हो गया, दूसरा टेबल ज्वाइंट हो गया, तीसरा टेबल ज्वाइंट हो गया। तीनों टेबल ने हमको ज्वाइन किया। और चौथा जो कंडीशंस होगा, वो चौथा कंडीशंस क्लाइंट के लिए होगा, वो हैविंग क्लास में हमने यहां पर यूज किया। ये सेल्स ऑर्डर क्लाइंट नंबर और सेल्स ऑर्डर क्लाइंट नंबर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ज्वाइनिंग कंडीशंस समझ में आ गया होगा। इस ज्वाइनिंग कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं, तब हमको पता चल जाएगा
कि किस प्रकार से ये क्लाइंट की हम बात करते हैं, उसकी कौन सी प्रोडक्ट है और कितने क्वांटिटीज हमने दिया। चूंकि यहाँ पर ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक क्लाइंट ने कई बार ऑर्डर किया हो, एक ही क्लाइंट ने कई बार ऑर्डर किया होगा, इसलिए क्लाइंट नंबर के बेस पे हमको ग्रुप करना पड़ेगा। और चूंकि डिस्क्रिप्शंस ऑलरेडी क्लाइंट नंबर प्रोडक्ट नंबर के साथ में जुड़ा रहेगा, तो डिस्क्रिप्शंस के बेस पे भी हमको ज्वाइंट ग्रुप करना पड़ेगा क्लाइंट नंबर और उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक क्लाइंट का हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट होगा, तीसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेरीज को एक्सप्लेन हमने किया कि इस क्वेश्चंस के लिए कैसा क्वेरीज हम डिफाइन करेंगे और इस क्वेरीज के बेस पे हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं कहाँ पर, MySQL पे। तो यहाँ पर हमने कमांड्स को नोट कर लिया, लिख लिया आपका MySQL में। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने सेलेक्ट किया सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में प्रोडक्ट नंबर और उसका डिस्क्रिप्शंस और टोटल क्वांटिटी, सम क्वांटिटीज। सम क्वांटिटीज क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने प्रकार से है उसका क्वांटिटीज का ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिए हमने, सेल्स ऑर्डर टेबल, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल, प्रोडक्ट मास्टर और क्लाइंट मास्टर। हमने कंडीशंस बेस पे हमने ज्वाइन किया सेल्स ऑर्डर नंबर और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स पे ऑर्डर नंबर के बेस पे। फिर प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट मास्टर से, फिर क्लाइंट नंबर क्लाइंट मास्टर के साथ ये हमने ज्वाइन किया। तीनों टेबल, चारों टेबल ज्वाइंट हो गई। यहाँ पर सेल्स ऑर्डर हो गया सेल्स ऑर्डर डिटेल के साथ, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स जो हो गया प्रोडक्ट मास्टर के साथ, और सेल्स ऑर्डर हो गया क्लाइंट मास्टर के साथ। इस प्रकार से ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद हमने ग्रुप किया क्लाइंट, सेल्स ऑर्डर में जो इतने क्लाइंट्स होंगे, और सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का जो प्रोडक्ट नंबर होगा और उसका डिस्क्रिप्शंस। और हमने कंडीशन दिया सेल्स ऑर्डर में जो क्लाइंट्स होंगे उस क्लाइंट के बेस पे, क्योंकि हमको उसी को निकालना है कि सेल्स में जितने कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिसने सेल किया है, और ये दोनों क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स जो है सेल्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हीं क्लाइंट्स के बारे में हमको आउटपुट देखना है। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो एक्सिक्यूट करके आप देखते हैं तो ये क्या हमको मिलता है। एक्सिक्यूट करने के बाद हमको मिलता है, ये आप देखिए प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 कई बार दिखा रहा है। ये एक क्लाइंट्स का हो सकता है, C01 का ये वाला हो सकता है और C02 का ये वाला हो सकता है। यदि आपको पता करना है कि कौन से क्लाइंट, इन दोनों क्लाइंट्स में क्लाइंट नंबर को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं मान लो, तो हमको और क्लियर पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्लाइंट है जिसका ये प्रोडक्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लाइंट नंबर भी हमने लिख दिया। अब फिर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्लाइंट नंबर 1 का जो प्रोडक्ट है ये दिख रहा है आपका, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट ये वाला, ये क्लाइंट नंबर 2 का प्रोडक्ट है P1। फिर से क्लाइंट नंबर 1 ने इसको शर्ट को लिया है, पहले टी शर्ट था अब शर्ट है, और इसी प्रकार से तो इस प्रकार से ये आपका आउटपुट दिख रहा है। तो हमने क्लाइंट नंबर को हमने नहीं लिखा था, क्लाइंट नंबर को आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको रिपीटेशन दिख रही है तो रिपीटेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसी प्रोडक्ट को बार बार क्यों दिखा रहा है। तो क्लाइंट नंबर आप नोट यहाँ पर डाल देंगे तो आपको प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्लाइंट का कौन सा प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा SQL स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। तो इसका आउटपुट को भी हम यहाँ पर हमने उसी आउटपुट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट आपको दिखाया। क्लाइंट नंबर हमने वहाँ पर नहीं लिखा है, आप चाहे तो क्लाइंट नंबर भी लिख सकते हैं, तो हर क्लाइंट्स का आपको डिटेल्स दिख जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन फॉर नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स नॉट बीइंग सोल्ड। मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट सोल्ड ही नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड नॉन मूविंग प्रोडक्ट। मतलब हमारा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स जो दिख रहा होगा वहां पर हमारा मिले ना, क्या चीज ना मिले,
सेल्स ऑर्डर जो दिख रहा है उस सेल्स ऑर्डर में ऐसे कोई प्रोडक्ट ना हो, उन्हीं प्रोडक्ट की लिस्ट की चाहिए। ये इससे समझ में आ रहा है कि नॉन मूविंग का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट मास्टर में जो भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मास्टर में ये हमारा प्रोडक्ट नंबर है, और चूंकि वो प्रोडक्ट सेल्स ऑर्डर में ना हो। सेल्स ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? जो प्रोडक्ट को आपने सेल किया है। तो सेल्स ऑर्डर में वो प्रोडक्ट नहीं है, जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में जो प्रोडक्ट को हमने बेचा ही नहीं है, वो प्रोडक्ट वहां पर रहेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसे रिकॉर्ड्स को, प्रोडक्ट को हमको फाइंड करना है जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर, अब यह कहलाता है नेस्टेड क्वेरीज। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में नहीं है। तो नॉट इन सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। अब ये प्रोडक्ट उसमें नहीं है, उन्हीं प्रोडक्ट को हमको प्रोडक्ट मास्टर से फाइंड करना है। तो ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेरीज है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो हम उन प्रोडक्ट को पहले देख लेते हैं जो कि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में नहीं है, और उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर में, प्रोडक्ट मास्टर में, और इस प्रकार से उन प्रोडक्ट की लिस्ट हमको दिख जाएगी, जिसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते हैं, क्योंकि नया क्वेरीज है, नेस्टेड क्वेरीज है, तो इस क्वेरी को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कहाँ पर? MySQL वर्कबेंच में। तो चलते हैं वहीं। तब हम आ गए हैं हमारे MySQL वर्कबेंच में, जहाँ पर हमने लिखा कि हमको उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए जिस प्रोडक्ट को कभी सेल किया ही नहीं गया हो, दैट इज नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन। ऐसे कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अभी तक सेल नहीं किया गया है। तो ये प्रोडक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, हमने प्रोडक्ट मास्टर से ले लिया। तो प्रोडक्ट मास्टर से यदि हम लेंगे तो सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे, सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, लेकिन हमको उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए हमने यहां पर लगाया नॉट इन इस प्रोडक्ट को जो सेल्स ऑर्डर में। तो उन प्रोडक्ट को हमको क्या करना है? पहले निकाल लेना है, उन प्रोडक्ट को पहले देख लेना है। जो प्रोडक्ट है वो मूविंग वाले प्रोडक्ट हैं जो सेल किया गया है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट दिखेंगे उन प्रोडक्ट को छोड़ के जो प्रोडक्ट बचता है वो हमारा नॉन मूविंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेल, ये जो हमने लिखा है, देखिए इससे मतलब क्या होगा? इससे हमको मिलेगा उन प्रोडक्ट की लिस्ट जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में है, और जो सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में प्रोडक्ट है मतलब वो सेल किया गया है। अब प्रोडक्ट मास्टर में से उन प्रोडक्ट को हम हटा देते हैं, तो हमको बच जाएगा ये प्रोडक्ट्स जो दिख रहे हैं, डेनिम जीन्स और स्कर्ट, जो कि नॉन मूविंग आइटम्स है जिनको अभी तक सेल नहीं किया गया है। तो एक बार और एक्सिक्यूट करके आप देख सकते हैं इसको, ये दिख गया। और इसी को हम इसी स्केलमेंट में यदि हम बात करते हैं कि ऐसा रैपिडली मूविंग की बात करते हैं, तो नॉट को आप हटा दो। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो रैपिडली मूविंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसको हमने वहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी हमने देखा था अभी पहले लेक्चर में, कि किस प्रकार से हम नॉन मूविंग आइटम जो रैपिडली मूविंग है जो उसमें है, तो वो रैपिडली मूविंग मतलब सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में मिल रहा है। तो ये देखें, तो ये सारे रैपिडली मूविंग्स दिख गई, मतलब इनको सेल किया गया है। और यदि हम नॉट लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा? जिनको सेल नहीं किया गया है, तो ये आ जाएगा आपका नॉन मूविंग सेल। तो इस प्रकार से हमने MySQL वर्कबेंच में हमने इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करके देखा, तो किस प्रकार से मूविंग आइटम की बात करते हैं, किस प्रकार से नॉन मूविंग आइटम की बात करते हैं, और उसको हमने एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो है लिस्ट द क्लाइंट नेम दैट हैव प्लेस्ड ऑर्डर ऑन द मंथ ऑफ मई 14। तो 14 मई को ऐसे क्लाइंट्स का नाम चाहिए जिनने ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसको हम समझने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए यहां पर हमको क्या जरूरत पड़ रही है? मंथ ऑफ मई, मंथ की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर डेट में हमको मिलेगा कि ऑर्डर प्लेस कब हुआ है, तो ऑर्डर डेट में हमको देखना पड़ेगा। यहां से उस क्लाइंट की बात करेंगे जो ऑर्डर प्लेस किया है इस महीने में,
और क्या देखना है, लिस्ट ऑफ द क्लाइंट नेम। तो लिस्ट ऑफ द क्लाइंट कहाँ से मिलेगा हमको, मास्टर टेबल से। ठीक है, तो क्लाइंट नंबर हमको मिलेगा, तो इस ऑर्डर डेट पे जो ऑर्डर किया गया होगा, ठीक है, उस ऑर्डर डेट पे जो क्लाइंट नंबर ने ऑर्डर किया होगा उस क्लाइंट नंबर को हम सर्च करेंगे। कहाँ से हम सर्च करेंगे, सेल्स ऑर्डर में, क्योंकि सेल किया गया होगा, तो सेल उस क्लाइंट का द्वारा सेल जो किया होगा सेल्स ऑर्डर में मिलेगा। तो हम पहले वहां से ये निकाल लेंगे सेल्स ऑर्डर में कौन कौन से क्लाइंट ने सेल किया है, तो उसमें पूरी लिस्ट निकल जाएगी। तो ये कमांड जो दिख रहा है, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर में जो क्लाइंट ने सेल प्लेस किया होगा वो यहाँ पर दिखेगा। अब उन क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स वहां पर सेल्स ऑर्डर में दिखेगा, उनका नाम हमको कहां से मिलेगा, क्लाइंट मास्टर मिलेगा। तो ये तो मिल गए हमारा सारा क्लाइंट्स, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बात आता है कि भाई 14th मंथ, जो मई 14 की बात करते हैं, तो हमको इसी सेल्स ऑर्डर में हमको देख लेना है कि मई महीने के 14वें साल में, मई महीने में 14th, मई के 14th में जो ऑर्डर प्लेस किया गया होगा उन ऑर्डर के कौन कौन से क्लाइंट हैं और उस क्लाइंट का नाम हम क्लाइंट मास्टर से ले लेंगे। तो सिंपल इसको यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस प्रकार से होता है इसका एक्सप्लेनेशंस। तो हम इसको दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है ये लिख लेते हैं, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये पहला भाग है। सेलेक्ट क्लाइंट नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर वेयर जो करेक्टर डेट होगा वो मंथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मई 2014 की बात कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर डेट वहाँ पर लिखा होगा, यदि ऑर्डर प्लेस किया गया होगा तो उस ऑर्डर प्लेस किया गया होगा उसमें जो क्लाइंट नंबर है उस क्लाइंट को हमने यहाँ पर फाइंड किया। जितने क्लाइंट्स यहाँ आएंगे उस क्लाइंट का नाम क्लाइंट मास्टर से, ये दूसरा क्वेरीज है। तो ये नेस्टेड क्वेरी है। पहले क्वेरीज में हम क्लाइंट नंबर निकालते हैं और दूसरे क्वेरीज में हम निकालते हैं क्लाइंट का नाम। तो चलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट इस प्रकार से दिखेगा, नेम अश्वनी, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति ने इस महीने में, मई महीने में 14 तारीख ने 14वें साल 2014 को उसने ऑर्डर प्लेस किया था। चूंकि ये ऑरेकल बेस्ड है तो माई एसक्यूएल में हम इसका डेट फॉर्मेट को हमने यहाँ पर लिखा है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। जो ये हम लिखेंगे 2 करेक्टर के बदले हम लिखेंगे यहाँ, इसके बदले हम यहाँ पर लिखेंगे इन प्लेस ऑफ 2 करेक्टर, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ, मई और ईयर की 2 डिजिट ईयर के लिए हम स्मॉल वाई का यूज करेंगे यहाँ पर, और ये तो हमने पहले से यूज कर रहे हैं %b 3 करेक्टर ऑफ मंथ। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे कहाँ पर, माई एसक्यूएल में। तो चलिए हम चलते हैं माई एसक्यूएल की तरफ और वहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारा इसका आउटपुट ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसको हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा नाम एक ही दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर अश्वनी, और ये मई 2014 में जो उसने ऑर्डर प्लेस किया था उसका नाम है अश्वनी। क्योंकि हमको नाम बस देखना था तो हमने नाम की बात की है। और ये कंडीशंस आपको समझ में आ गया है कि क्लाइंट नंबर यहाँ से हमने सर्च किया कौन कौन से क्लाइंट्स हैं और उस क्लाइंट के डिटेल्स हमने यहाँ पर लिख लिया। यदि हम इसको मई के जगह मान लो जनवरी की हम बात करते हैं, JAN, तो जनवरी में कौन कौन सा दिखा रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिए जनवरी में 2 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, LK गवेल और ममता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मंथ आप डिफाइन करेंगे तो आपको उस महीने का डिटेल्स हमको पता चल जाएगी कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो हम पहले मई वाले ही लिख देते हैं, जनवरी लिख के हमने जनवरी लिख दिया, अब मई कर लेते हैं। तो फिर से हम देखेंगे तो एक ही हमको मिलेगा, वो क्या है, अश्वनी। ये क्लियर है। तो अब आगे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, लिस्ट द नेम ऑफ क्लाइंट होज ऑर्डर वर्थ रेस्ट 10,000 और मोर। मतलब 10,000 या उससे ज़्यादा की जो ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उन क्लाइंट्स का नाम हमको देखना है। और वो नाम कैसे होगा वो हम देखते हैं। इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि कहाँ पर हमको ऑर्डर मिलेगा, उसका नाम कहाँ से मिलेगा,
तो स्वाभाविक है नेम जो मिलेगा वो क्लाइंट मास्टर से ही मिलेगा, तो क्लाइंट मास्टर टेबल की हमको ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन क्लाइंट मास्टर में से क्लाइंट का नाम कैसा सर्च करना है, ये सर्च करना है। और ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हमारा सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के अंतर्गत। वर्थ, टोटल सेल्स ऑर्डर कितना प्रेस किया गया है, तो सेल्स ऑर्डर में पर्टिकुलर उस ऑर्डर नंबर पे सेल्स कितना सेल्स किया गया है, तो ये हमने निकाला यहाँ पर। ये देखिए, सेलेक्ट रिकॉर्ड ऑर्डर नंबर, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल्स वेयर वर्थ की बात कर रहा था, सेट क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्रोडक्ट रेट ग्रेटर देन 10,000। ऑर्डर नंबर निकलने के बाद से उस ऑर्डर नंबर को हमको चेक करना है कि क्लाइंट का नंबर, कौन से क्लाइंट ने वो ऑर्डर प्लेस किया। तो नेक्स्ट क्वेरीज हमने लगाया यहाँ पर, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर, कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर नंबर से। और यहाँ से जो ऑर्डर नंबर होगा वो इसके ऑर्डर नंबर को मैच करेगा। यहाँ से जो ऑर्डर नंबर निकलेगा वो ऑर्डर नंबर कौन कौन सा ऑर्डर नंबर है और वो कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स का नाम हमको क्लाइंट मास्टर से फाइंड आउट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेरी में 3 क्वेरीज है, एक सब 3 नेस्टेड क्वेरी है, एक क्वेरी के अंदर दूसरा है, दूसरा के अंदर तीसरा है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे MySQL के अंतर्गत। आप चलते हैं MySQL में। तो MySQL वर्कबेंच में हमने इस कमांड्स को लिख दिया है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है। नेम चाहिए, दैट इज़ अ क्लियर। तो नेम के लिए हमने यहाँ पर नेम, सेलेक्ट नेम हमने लिख दिया। कहाँ से, क्लाइंट मास्टर से ही मिलेगा। और वो नाम कहाँ से मिलेगा, वेयर क्लाइंट नंबर। तो क्लाइंट नंबर कहाँ से मिलेगा, सेल्स ऑर्डर से। तो सेल्स ऑर्डर से कौन कौन से क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑर्डर नंबर कहाँ से मिलेगा, वो ऑर्डर नंबर मिलेगा सेल्स ऑर्डर डिटेल से। क्योंकि कंडीशन हमारा है ये कंडीशन है हमारा। तो इस कंडीशंस के बेस पे हमने यहाँ से सेल्स ऑर्डर नंबर निकाला। जो कंडीशन है सेल्स ऑर्डर डिटेल से हमने क्या सेलेक्ट किया, सेल्स ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जो मैच करेगा उन ऑर्डर नंबर को हम सेल्स ऑर्डर में मैच कराएं। उस ऑर्डर नंबर से जो मिलेगा वहाँ से क्लाइंट नंबर मिलेगा और उस क्लाइंट नंबर से हम क्लाइंट मास्टर हमने लिया। तो सबसे पहले हम एक्सिक्यूट किए किसको, कंडीशंस। कौन सा, 10,000 से अबव। वहां से हमको क्या मिला, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर से हमको क्या मिला, क्लाइंट नंबर। और क्लाइंट नंबर से हमको क्या मिला, क्लाइंट का नाम। तो इस प्रकार से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और अब इसको एक्सिक्यूट करके हम देखते हैं। तो एक्सिक्यूट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसका आंसर मिल रहा है। तो एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये एक्सिक्यूट किया तो हमको 2 नाम मिला, LK गवेल और छाया, जिन्होंने ऑर्डर जो प्लेस किया था वो ऑर्डर है 10,000 से एबव। कौन कौन से दिखा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। आपको लगता है कि यदि ऑर्डर को भी आपको यहाँ पर तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि उसका नाम क्या है और किस प्रकार से हमारा SQL स्टेटमेंट एक्सिक्यूट किया गया है। तो इसका आउटपुट आपको दिखा। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाया हमारा जो SQL स्टेटमेंट है, उस SQL स्टेटमेंट किस तरीके से काम करेगा, MySQL में कैसे हम लिख रहे हैं। और Oracle में हमने कुछ स्टेटमेंट जो डेट का जो प्रॉब्लम था उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पर 2 कैरेक्टर फंक्शन होता है Oracle में और MySQL में डेट फॉर्मेट करके फंक्शन होता है। तो ये बस ध्यान में रखना है आपको। बाकी सारे SQL स्टेटमेंट एज इट इज़ वर्क। तो इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में आपने देख लिया कि नेस्टेड किस प्रकार से SQL स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा टेबल्स को हम ज्वाइन कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमने फंक्शन का यूज़ किया है और किस प्रकार से हमने सारे आउटपुट को MySQL वर्कबेंच में हमने एक्सिक्यूट भी करके देखा है। और जो आउटपुट हमने यहाँ पर डिफाइन किया वही आउटपुट आपको वहाँ पर मिल रहा है। वहाँ पर कुछ कुछ चेंज करके भी हमने देखा। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आप लोग इस प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर में जो कमांड्स दिया गया है उस कमांड के बेस पे आप वो जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और थैंक यू।
आप ज़रूर इनको हमारे जो स्टेटमेंट है उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आप ज़रूर देखेंगे, और इसको देखने के पहले आप ज़रूर सारे पहले का जो जितने भी लेक्चर है उन लेक्चरों को पहले आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे, तभी ये जो इसमें जो हमने कमांड्स दिखे हैं वो कमांड्स एग्जीक्यूट हो पाएगा। अदरवाइज हो सकता है कोई टेबल नहीं बनाए होंगे या कोई टेबल में कॉलम का नाम आपने गलत लिख दिया होगा, तो उसको भी आप एक एक करके वेरीफाई पहले कर लेंगे, क्योंकि स्केल स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी यदि हम पॉइंट का भी या करेक्टर का भी या स्पेलिंग में भी या कॉमा में भी यदि हम थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो एक्सक्यूट नहीं होगा।